कल बिल्कुल ऐसा पेपर आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आ गया हूँ आपके टाइम बचाने के लिए। ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे, क्वेश्चन विद आंसर्स करा रखे। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं, क्वेश्चन विद आंसर्स करा रखे, जिनकी लिंक्स भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार वीडियो लिस्ट को जरूर चेक करें। तो वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन विद आंसर्स है बच्चों। कह रहे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो 1915 को वो वापस लौटे थे बच्चों। ठीक है, कह रहे जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क जी की थी। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो ये फ्रांस से था। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। और अगर आप सभी बच्चों को शेयर करते हो और आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं मेरे व्हाट्सएप में तो मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ये कंडीशन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक के अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है? तो दिल्ली जो है वो हमारा संघीय राज्य है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 2008 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित पूर्व पश्चिमी द्वारा आपस में जोड़ते हैं? तो सिलचर और पूर्वांचल। ठीक है, पूर्व पश्चिम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी? तो 2005 में। ठीक है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध चेनाब नदी पर बना है बच्चों। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। अगले प्रश्न में आते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है बच्चों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तंबाकू का निर्यातक भारत बच्चों नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अपलब्धि उत्तरीय प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। 18 जनवरी सन 1871 में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिसमें जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और ज़्यादा आसान हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, दो कारण लिखिए, ये आपको बताना है। सो देखो बच्चों, कह रहे हैं सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। नंबर 1, संप्रदायों के आधार पर दंगे, हिंसा, नरसंहार होता है। यह सांप्रदायिकता का सबसे घिनौना रूप है। सांप्रदायिकता की भावना प्रत्येक नागरिक के हृदय में रहने से देश की राष्ट्रवादी भावना विकटित हो जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? उनमें से किन्हीं दोनों के नाम लिखिए। तो हमारे देश में 6 दलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कितने दलों को? 6 दलों को। 2 राष्ट्रीय है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो 4 तरीके के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। आगे बढ़ते, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है? क्योंकि यहाँ शिक्षित लोग ज़्यादा रहते हैं। केरल में साक्षरता, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय सभी मापदंडों में अन्य राज्यों की अपेक्षा में बेहतर है। और केरल में 8.5% पुरुष और 10% महिलाएं अल्प पोषित हैं। इस कारण केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? ठीक है, तो वह प्रणाली जिसमें मुद्रा के बिना वस्तु के आदान प्रदान से लेन देन होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कही जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाओ, मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मुद्रण क्रांति खपे खाने ने लोगों की सोच को, विचार को, परंपरा, धर्म, प्रेम, रीति रिवाज सभी को बदलने का कार्य किया। यह सब संभव हुआ था पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों से, जिसके कारण पुस्तकें आम व्यक्ति तक पहुंच चुकी थी। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उसका संबंध ही बदल गया। इससे लोक चित्रा बदली और वस्तुओं को देखने का नजरिया भी बदल गया। ठीक है, मुद्रण क्रांति का फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा? छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस हुई और इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। ठीक है, छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की। 2 और
हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ अब अगर रूसो और वाल्टेर पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या प्रचार भी, तो हर चीज़ें पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे? किन्हीं 3 पहलू का उल्लेख करना है। ठीक है, सो देखो, छापे खाने का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे लोगों में नए तरह के लेखन के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपना जीवन तजुर्बी अनुभवों को देखने की चाहत बढ़ती गई। 19वीं सदी के अंत तक एक नई प्रकार की दृश्य संस्कृति को जन्म दिया। प्रकाशन के नए रूप, इनके 3 पहलू थे। पहले, महिलाएं। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार से महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। उदारवादी पति अपने यहाँ महिलाओं को घर पर पढ़ाने लगे थे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में विद्यालय बने तो उन्हें वहाँ भेजने लगे। इस प्रकार मुद्रण ने नारियों की दशा व दिशा के बारे में 19वीं सदी में बहुत कुछ लिखा जाने लगा। गरीब जनता, 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में चौक चौराहों पर काफ़ी सस्ती पुस्तकें बेची जाने लगी। इस प्रकार मुद्रण के प्रसार ने गरीब जनता के संपर्क में आकर उनमें नई सोच का उदय किया और मजदूरों में नशाखोरी कम हुई, उनमें साक्षरता के प्रति रुचि बढ़ी और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ? संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर की देशों में एक, जहां लोकतंत्र सन 1900 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था तथा राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान रहा। अत्यंत राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र द्वारा स्वीकार किया गया, परंतु शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। फिर ज्ञानेंद्र नेपाल के नए राजा बने और ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को नहीं अपनाना चाहते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की कमजोरी और अलोकप्रियता का लाभ उठाया। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी सन 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाकर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया और अप्रैल 2006 में एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसका उद्देश्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथों में देना था। ठीक है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में 2 अंतर बताने हैं। दबाव समूह समाज में विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान सभी के हितों को संचित या एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, राजनीतिक दल का मूल उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति, सरकार का निर्माण करना है, लेकिन दबाव समूह सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति एक साथ अनेक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, इसलिए दबाव समूह की सदस्यता सर्व समावेशी होती है, जबकि कोई व्यक्ति केवल एक राजनीतिक दल का ही सदस्य हो सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य हो सकती है। चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, धान एक प्रमुख फसल है जिसे चावल निकाला जाता है। यह भारत सहित एशिया विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। भारत में अधिकतर लोगों का खाद्यान्न चावल है। चीन के बाद भारत दूसरा सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए औसतन तापमान 21 से 37 और अधिक आर्द्रता 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उत्पादित किया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उत्पादित किया जाता है। नदी घाटियों, डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल, नलकूप की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के आरंभ होने पर उत्पादित किया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। तो यह एक महत्वपूर्ण खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन मौजूद हैं। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग हुआ है। भारत में लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं। इसमें 3 भागों में है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिग्नाटाइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहला, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करता है वो। संसार के विकसित देशों ने विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया है। उद्योग धंधों का विकास, विकसित देशों में बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास हुआ है। शिक्षा का उच्च स्तर, विकसित देशों के लोग शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं। ऊंची राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय, विकसित देशों में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा होता है। यातायात के साधनों में विकसित देशों ने बहुत अधिक प्रगति की है। व्यापारिक स्तर पर उद्योगों का विकास, विकसित देशों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें अनेक उद्योगों का विकास व्यापारिक स्तर पर किया गया है। विकसित देशों में उत्पादकता का स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। सबसे पहले, कच्चे माल की उपलब्धता। जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा, अधिकांश उद्योग वहीं स्थापित होंगे। शक्ति के विभिन्न साधन, जहां उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न साधन प्राप्त हों, वहीं उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। जल की सुलभता, विभिन्न उद्योगों के लिए जल ही आवश्यकता होती है। उद्योग वहां स्थापित किए जाते हैं जिन क्षेत्रों में जल आसानी से प्राप्त होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में जूट मिलें हुगली नदी से पानी मिल जाने के कारण स्थापित की गई हैं। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। भारत की संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। इसमें संघ शब्द तो नहीं आया, परंतु भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संविधान द्वारा मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पहला है संघ सरकार, दूसरा है राज्य सरकार है। भारतीय संघीय व्यवस्था के लक्षण, पहला है 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, एक संघ सरकार है और राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी शामिल किया गया। शक्तियों का बंटवारा, संविधान में केंद्र राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कठोर संविधान, हमारे संविधान में केंद्र तथा राज्य के बीच सस्ता बंटवारा लिखित रूप से किया गया है, इसमें परिवर्तन करना कठिन है। और शक्तिशाली न्यायपालिका, संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए। इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। देखो, सामाजिक भेदभाव क्या है। आज वर्तमान भारत की अनेक समस्याओं में से एक समस्या है सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव से आशय है समाज में देश के लोगों के बीच भेदभाव करना। स्त्री पुरुष के बीच वर्ण व्यवस्था के आधार पर, आर्थिक आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव किया जाता है वो सामाजिक भेदभाव कहलाता है। सामाजिक भेदभाव के क्या कारण है। लोगों की संकुचित मानसिकता, देश में लोग संकुचित मानसिकता सामाजिक भेदभाव में एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा की कमी होने सामाजिक भेदभाव का एक बड़ा कारण है। लोग पुराने रीति रिवाजों के आधार पर आज भी सामाजिक भेदभाव करते हैं। वर्ण व्यवस्था, देश के अंदर वर्ण व्यवस्था सामाजिक भेदभाव के एक बड़ा बाधक है। लोग अपनी जाति व धर्म के प्रति एक बहुत ही कट्टर होते हैं। संवैधानिक ज्ञान की कमी, संविधान में दिए गए सभी के लिए समानता के प्रावधानों का उल्लेख है, लेकिन लोगों को उनके बारे में जानकारी न होने के कारण सामाजिक भेदभाव किया जाता है। ठीक है, सामाजिक समाप्त करने के क्या उपाय हैं। सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय को मजबूत बनाना ही होगा। सभी सरकारी नीतियां सभी के लिए समान रूप से होनी जरूरी होंगी। महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। महामंदी से आशय उस अवस्था से जब किसी देश या वैश्विक स्तर पर उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की जाए, उसे महामंदी कहते हैं। महामंदी का दौर अमेरिका की भूमि पर सन 1929 के प्रारंभ से ही चला था और यह आर्थिक संकट 1930 के दशक के मध्य तक बना रहा। क्या कारण होते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन का काम होने लगा था और सन 1900 तक तैयार का इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया कि उसका कोई ददार नहीं मिला, है ना, खरीदार नहीं मिला। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने के कारण कृषि उत्पादों कीमतों में गिरावट होने लगी। किसानों ने अपनी आय में वृद्धि के लिए
अधिक उत्पादन करना आरंभ कर दिया, परंतु ये कीमतें और घटने लगी और खरीदार कम होने की वजह से उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों में मुद्रा की कीमतें बुरी तरह गिरावट में आई और अमेरिका सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। टैक्स बढ़ा दिया, डबल कर दिया। अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमतें गिर गई और इस कारण वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, बहुत लोग कंगाल हो गए। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जो 3 लौह कारखाने थे, आज वर्तमान में उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ी हुई है। इसको अपने शब्दों में बढ़ा के लिख सकते हैं। वर्ष 2021 में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। मृदा के कटाव तथा बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा के बनने तथा अपरदन की क्रियाएं सामान्यतः साथ साथ चलती हैं, लेकिन विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तीव्र गति से होने लगता है। जैसे भौतिक कारक क्या है? समतल भूमि की अपेक्षा ढाल भूमि पर अपरदन अधिक होता है। तीव्र मूसलाधार वर्षा मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिससे मृदा अपरदन होता है। पवनें जब आंधी के रूप में परिवर्तित होती हैं तो भारी मात्रा में मृदा उड़ाकर ले जाती हैं और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा अपरदन एक बड़ा कारक है। मानवीय कारक, मृदा अपरदन के लिए कुछ मानवीय कारक भी उत्तरदायी हैं। जैसे पशुओं अत्यधिक चराई करने पर भूमि पर वनस्पति का आवरण नष्ट हो जाता है और इस अवस्था में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र हो जाता है। वृक्षों की जड़ें मृदा अपरदन रोकने में सहायक होती हैं। वनों के कटाव मृदा अपरदन तेजी से होने लगा है क्योंकि पानी और पवनों भाव को वृक्ष कम कर सकते थे, जो उससे कम नहीं होते। गलत ढंग से कृषि करने के कारण मृदा अपरदन होता है। गलत तरीके से हल लाने, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से हिकाई बन जाती है, जिस भीतर से बहता पानी सरलता से मृदा का कटाव करता है। खनिज पदार्थ निकालने के लिए जनन कार्य में भी मृदा अपरदन होता है। मनुष्य घर आदि बनाने के समय रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बजरफुट आदि प्रयोग में लाता है और पहाड़ियों को गहरे खड्डों में परिवर्तित कर देते हैं। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का महत्व क्या है? तो वर्तमान युग में संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था परिवहन और संचार साधनों पर आधारित है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का जो महत्व है और बढ़ गया है। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का वस्तुओं की सेवाओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को परिवहन कहते हैं। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है: स्थल, जल और वायु। एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की जाने की सुविधा पर निर्भर करती है। इसीलिए सक्षम परिवहन के साथ तीव्र विकास हेतु पहले से ही अपेक्षित है। भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई और सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इसका प्रमुख कारण अच्छे परिवहन के साधन है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन के कारण आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो चुका है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। ठीक बच्चों, ये आपको लिखना है। अगले प्रश्न में आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले नोट निर्गमन का एकाधिकार। रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य होता है नोट निर्गमन। 1 रुपये के नोट को छोड़कर 2, 5, 10, 500, 2000 के नोट जारी करता है और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है। साख नियंत्रण। साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित विधियां अपनाई गई हैं। बैंक दर। जिस दर पर रिजर्व बैंक व्यापारियों को बैंकों को उधार देता है, उनके व्यापारी बिलों की दोबारा कटौती करता है, यह बैंक दर कहलाती है। खुले बाजार की क्रियाएं। दूसरी प्रक्रिया में साम्य नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक जब बाजार में साख की मात्रा में कमी करना चाहता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। परिवर्तनशील कोषानुपात। रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों की जमा का कुछ भाग अपने पास रखता है और भारतीय अनुसूची के अनुसार बैंकों को अपनी कुल जमा का कम से कम 3% रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, जो अधिकतम 15% तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। प्रचार द्वारा
भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी अपने भाषण द्वारा भी सरकारी साख नीति के बारे में सुझाव देते हैं। पूंजी, रिजर्व बैंक व्यापारियों के पूंजी पर भी नियंत्रण रखता है। प्रबंध, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के लिए नीति निर्धारित करता है। बैंकों का बैंक, यह बैंकों का बैंक क्योंकि यह व्यापारी बैंकों की राशियां जमा करते हैं और आवश्यकता पर उन्हें उधार देता है। समाशोधन व्यवस्था, रिजर्व बैंक में देश के व्यापारी बैंकों का खाता होता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक भी है। यह व्यापारी बैंकों के आपसी लेन देन में संबंधी हिसाब का निपटारा करता है। सरकार का बैंकर, सरकारी करों की संपूर्ण रकम जमा करने का उत्तरदायित्व भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। लाइसेंस देना, देश में खुलने वाली सभी बैंकों को रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ठीक है, लोग 27 बैंकों को छोड़कर। ठीक है, अब आते हैं मानचित्र के कार्य पर। कह निर्देश दिए गए मानचित्र में वांछित स्थानों को दर्शाइए और नाम भी लिखिए। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया था, तो वो क्या है? दांडी। दांडी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। ठीक है, ये है मद्रास। उसके बाद वह स्थान जहाँ कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था, तो वह है कलकत्ता। यह है कलकत्ता। फिर वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, तो वह है नागपुर। ठीक है, यह है आपका नागपुर। उसके बाद वह स्थान जहाँ जलियांवाला की घटना हुई थी, तो वह है अमृतसर। यह आपका अमृतसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मानचित्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन बच्चों एक बार जरूर चेक करें।